Okay, so let's start with question number 19. Star A has radius r, surface temperature T. So we have a star A with radius r, surface temperature of star is T, while star B has radius 4r and surface temperature as T by 2. The ratio of the power of two stars is, आपको पता है power is proportional to T raised to 4. तो ऑब्वियसली सिर्फ पावर का नहीं, यहाँ पे आपको और एक चीज पता होनी चाहिए. इफ यू रिमेंबर, पावर रेडिएटेड इज एनर्जी. हाउ डू यू डिफाइन पावर? इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, स्टीफन्स लॉ. स्टीफन्स लॉ वाज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ओके, इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4. और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है स्टीफन्स कांस्टेंट, राइट? Power by definition, power by definition is energy per unit time. This is power. तो सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ये पावर होता है. तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर टू द पावर 4. But area of the body is proportional to r square. Okay, this is what you have. So what we want to do is, हमको पावर का रेशियो चाहिए. So that's a very simple thing to do, because power, as you can see, is proportional to r square t to the power 4. So P1 by P2 या PA by PB जो भी आप लिखो is R1 by R2 का स्क्वायर T1 by T2 raised to power 4. ऐसा आएगा. R1 is R, R2 is 4R, T1 is T, T2 is T by 2 to the power 4. T cancel, R cancel. तो 1 by 4 square is 16, और ये 2 ऊपर जाएगा 2 to the power 4. 2 to the power 4 is again 16. तो 16 by 16 is 1. 1 is to 1, option number C. This is how you are supposed to solve this particular question. ऐसा इसको solve करना है. Next question. The spectral energy distribution of star is maximum at twice temperature as that of sun. The total energy radiated by star is. So first of all, spectral energy distribution of star. Spectral energy distribution मतलब is nothing but energy emitted per unit time per unit area. That is spectral energy distribution. क्यों? क्योंकि इसी को आप बोलते हो इंटेंसिटी. और अगर आपको याद होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में आप y एक्सिस पे प्लॉट करते हो इंटेंसिटी E as a function of temperature, and then you get a curve something like this, and you say lambda max T is a constant. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, या तो आप, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, यहाँ पे आप वेवलेंथ एक्सिस डाल सकते हो, इसको टेम्परेचर बोल सकते हो, लाइट लाइक लेट अस से 1000 केल्विन. फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो पीक होता है ये टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होता है. तो ये जो कर्व मिलता है ना आपको, दिस इज स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. इन शॉर्ट, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो आपको तो पता ही है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4. तो अगर हमने टेम्परेचर को ट्वाइस किया तो E2 by E1 will be equal to T2 by T1 raised to 4. अगर टेम्परेचर ही मैंने ट्वाइस कर दिया तो आपको मिल जाएगा 2T1 by T1 raised to 4. 2 to the power 4 is 16. तो 16 times as that of sun. इस स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, ये पता होना चाहिए. Q by AT, that is spectral energy distribution. Okay,
गुड, सिंपल क्वेश्चन था। टू हॉट बॉडीज B1 and B2 which have temperatures 100 degrees Celsius and 80 degrees Celsius respectively at 0 t equal to 0. Okay, the temperature of the surrounding is 40 degree. The ratio of the respective rates of cooling R1 and R2 of the two bodies at T equal to 0 will be. तो ऐसा है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग मतलब लॉस ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या फिर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये एक ही चीज होती है मोर और लेस। सिर्फ रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर पर सेकेंड में कितना डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब पर सेकेंड में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। बोथ ऑफ दिस आर प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। और ये एग्जाम्पल आप विंटर्स में एक्सपीरियंस करते हो खुद भी, क्योंकि ठंड में जब आप गर्म पानी टैप से निकालते हो तो पेरेंट्स बोलते हैं कि उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करो, है ना। हमको लगता है कि क्या बोल रहे हैं, बट दैट इज फिजिक्स। क्यों? बिकॉज यू सी, मान लो मेरे पास 100 डिग्री का पानी है, बॉइलिंग वाटर, और सराउंडिंग टेम्परेचर मान लो 105 डिग्री है, डिफरेंस इज 95। अगर उसमें मैं थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके जाता तो वाटर का टेम्परेचर हो सकता है 80 डिग्री हो, बिकॉज यू आर मिक्सिंग सम कोल्ड वाटर, और सराउंडिंग तो स्टिल इज एट 5, डिफरेंस इज 75। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बिटवीन द बॉडी मतलब हॉट वाटर एंड द सराउंडिंग, उतना ही जल्दी से वो ठंडा हो जाएगा, बिकॉज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स। तो ये जो dq by dt है, ओके, इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। दिस इज रेट ऑफ कूलिंग। तो अब आपको बोला है, हमारे पास दो बॉडीज है B1 and B2। टेम्परेचर ऑफ B1 is 100, that of B2 is 80 respectively। इनिशियल टेम्परेचर दिया है आपको, तो दिस इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी B1, टेम्परेचर ऑफ बॉडी B2 at T equal to 0। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग is 40 degrees Celsius in both cases initially। तो रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव रेट्स ऑफ कूलिंग मतलब आपको R1 by R2 पूछा है, you already know this is theta 1, this is theta 2, you already know rate of cooling is proportional to difference in temperature। so theta 1 is 100, surrounding is 40, theta 2 is 80, surrounding is 40, 60 by 40 is 3 by 2, option number A। This is how you are supposed to solve this question, extremely simple है। अगला क्वेश्चन, the wavelength for of maximum intensity of radiation emitted by a star is। तो लैम्बडा मैक्स आपको दिया है 289.8 नैनोमीटर। द रेडिएशन इंटेंसिटी फॉर द स्टार इज, रेडिएशन इंटेंसिटी मतलब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है E, that is Q by 80। this is what they're asking you। now you know lambda max T is a constant, that is B। ओके, और वो B की वैल्यू आपको वहां पे दी है। ओके, राइट, गुड। देन from here you will have T as B my lambda max। T is B, B is 2898 micrometer Kelvin, micrometer Kelvin 10 power minus 6 upon lambda max is 289.8 है ना, तो ये पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे 10 पावर -10 कर देते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा 10 पावर -10।
ओके, तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। तो टी आ गया आपके पास 10 पावर 4। अब टी आ गया 10 पावर 4, आपको पूछा है ई। यू नो ई इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। सिग्मा भी दिया है, सिग्मा इज 5.67 इंटू 10 पावर-8 टी टू द पावर 4, 10 to the power 4 raised to 4, है ना। मतलब टी टू द पावर 16 -8 इज +8, 5.67 इंटू 10 पावर+8, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल था। आपको करना क्या था यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट टी फ्रॉम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्बडा मैक्स टी इज इक्वल टू बी से आपको टी मिल जाएगा, बी बाय लैम्बडा मैक्स। इस टी की वैल्यू आप स्टीफन्स लॉ में सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल फाइंड आउट व्हाट इज ई। क्लियर। तो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। सो वी आर done with one part of transmission of heat. We'll solve few more questions related to, specifically related to Newton's law of cooling, क्योंकि उस पर हमारे क्वेश्चंस कम हुए हैं। A bucket full of hot water cools from 75 degree to 70 degree Celsius in time t1, from 70 to 65 in time t2, and 65 to 60 in time t3. Then what is the relation between t1, t2 and t3? अभी अभी मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे in each case fall of temperature is 5 degree, right? कंफ्यूजन कहाँ होता है, आपको पता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस द सराउंडिंग टेम्परेचर। पर यहाँ पे तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी दो दो दिए हैं, 75 70, 60 70 to 65 एंड देन 65 to 60। तो ऐसे केस में आपको थीटा तो पता नहीं है, मतलब यू डोंट नो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप ऐसा कर सकते हो, हियर यू कैन टेक थीटा एज थीटा एवरेज, ओके, एंड रेट ऑफ फॉल या फिर रेट ऑफ कूलिंग, यू ऑलरेडी नो रेट ऑफ आर क्या था, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग मतलब फॉल इन टेम्परेचर डी थीटा बाई डी टी, है ना। That is fall in temperature by T. This is fall in temperature by time, correct? Right? Fall of temperature तीनों ही बॉडी का, isn't it the same? मतलब 1/time is inversely proportional to theta average minus surrounding, correct? Good. मतलब सबसे ज्यादा ये डिफरेंस जिसके लिए होगा, सबसे फास्ट उसका कूलिंग होगा, राइट? वैसे तो ओरल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी ही है डायरेक्टली, बट इवन देन फॉर बॉडी, फॉर फर्स्ट केस 1, थीटा एवरेज is 75 plus 70 by 2 minus theta 0. 70 plus 75 is 145 by 2, 145 by 2 is 72.5 minus theta 0. This is theta average minus theta 0 for case 1. For case 2, क्वेश्चन तो हो गया, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर केस 2, थीटा एवरेज इज 70 प्लस 65 बाई 2, 65 प्लस 65 is 135, 62.5 बाई, मतलब माइनस थीटा 0। फॉर केस 3, it is equal to 65 and 60, 125 by 2, 57.5 आएगा ना।
That is where you have to work out things properly. You are telling me this is 62.5. 70 plus 65 is 135. This is 67.5. Okay, good. So you have to do averages properly. You learn by making mistakes, that is right, but you don't learn by making mistakes in exam. So don't make mistakes in exam. नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे. In any case, you have straight away सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस केस 1 का है, मतलब सबसे कम टाइम उसको लगेगा कूलिंग के लिए. सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस केस 1 का है, तो कूलिंग के लिए सबसे कम टाइम उसको लगेगा, मतलब T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3. तो ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर्स. डन. क्वेश्चन नंबर 2. A body takes 5 minutes to cool from 90 to 60. If the temperature of the surrounding is 20, the time taken by it to cool from 60 to 30 will be. अब ऐसे केसेस में you know d theta by dt is some constant k, theta average minus theta 0. Okay, d theta is 60 and 90 का डिफरेंस, 90 minus 60 that is 30. कितने टाइम में? 5 मिनट में, in 5 minutes. और मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आंसर देखो आखिरी में मिनट्स में. के थीटा एवरेज इज 90 plus 60 by 2 minus surrounding is 20 degrees. 150 by 2 is 75 minus 20 is 55. तो ये आ गया आपका 6. तो k मिल गया आपको 6 by 55. ओके. अब केस 2 में आपको पूछा है द टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 60 to 30. In case 2 you will have d theta by dt, d theta by dt equal to k theta average minus theta surrounding. D theta is still 30. dt we are supposed to find out. K is 6 by 55. तो पहले केस से सिर्फ आपने k की वैल्यू फाइंड की. ओके. थीटा एवरेज इज 60 plus 30, 90 by 2, 45 minus 20 that is 25. तो एनीवेज मैं एक से बढ़ा रहा हूँ, डजंट मैटर. 6 1 जा 5 जा. तो I will just keep this as 5 over here. 55. This is, as I told you, 90 by 245 minus 20 is 25. 25. 1 za 5 za 1 za 11 za. So time taken for the body to cool from 60 to 30 degrees 11 minutes, which is option number 3. Right. So such is the level of questions. सबसे easy chapter अगर होगा तो ये होगा. 3-4 फॉर्मूला पे सब बेस्ड है. If the metallic sphere gets cooled from 62 degree to 50 degrees in 10 minutes, and in the next 10 minutes gets cooled to 42 degree, then the temperature of the surrounding is. फॉर्मूला वही यूज करना है, सिर्फ इस केस में आपको थीटा सराउंडिंग मतलब थीटा 0 आपको फाइंड करना है. तो यू हैव केस नंबर 1, d theta by dt equal to k theta average minus theta 0. ओके. राइट. d theta पता है, dt पता है, थीटा एवरेज पता है. ओके. सराउंडिंग टेम्परेचर पता नहीं, वही तो फाइंड करना है. ये सब तो फाइंड इट. ओके. इन इसको मैं बोलता हूँ d theta by dt 1. okay, this is also 1. all right, good. now ठीक है, छोड़ो, मैं सिंपलीफाइड वर्जन बाद में बता दूंगा आपको. यू जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. d थीटा 62 में से 50 गए, 12 by 10 equal to k theta average here will be 62 plus 50, that is 112 by 2. 112 by 2 is 56 minus theta 0.
तो ये आ जाएगा आपका 6/5 K, दिस इज 56 minus theta 0, equation number 1. Similarly case 2, अभी केस 2 में आप बोलोगे इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 62 से 50, 50 से 42. If a metallic sphere gets cooled from 62 to 50 degree in 10 minutes, in the next 10 minutes it gets cooled to 42, मतलब 52 से 42 हुआ ना. हाँ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, 50 से 42 हुआ, ठीक है, 50 से 42 हुआ, तो दैट इज d theta by dt again equal to k theta average minus theta 0. So d theta is 50 minus 42, that is 8 in 10 minutes. K theta average is 50 plus 42, 92 by 2, 46 minus theta 0. ये 4, ये 5, तो 4/5 equal to k 46 minus theta 0, equation number 2. हमें चाहिए था सराउंडिंग टेम्परेचर, राइट. तो व्हाट टू डू इफ यू वांट सराउंडिंग टेम्परेचर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर दो डिवाइड. So you have to divide equation number 1 and equation number 2. So you will get, if you divide equation 1 and 2, equation number 1 by 2, 6/5 by 4/5, 5 गया, equal to k 56 minus theta 0 upon k 46 minus theta 0, k भी गया, ये 3 जा, ये 2 जा, 3 into 46, 138, क्योंकि 45 3 is 135, मैंने 45 into 3 किया, 46 into 3 था, तो 138 minus 3 theta 0 equal to 56 into 2 is 112 minus 2 theta 0. तो इसको वहां शिफ्ट करो, 112 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, 112 equal to minus 2 theta 0 plus theta 0, theta 0. This is 26 degrees Celsius is the surrounding temperature, right? So simple question. It was an easy question to solve. Okay, next question. A body cools from 60 to 50 in 10 minutes. If the room temperature is 25, assuming Newton's law of cooling to hold good, the temperature of the body at the end of the next 10 minutes will be. So this will go as an assignment because we have already solved such questions. Okay, so that marks the end of chapter transmission of heat.